गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने जो टॉपिक क्लियर हुआ था वो था कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, जिसमें अपन ने देखा था कि फिजियोलॉजी के सापेक्ष क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, हाइपोथैलेमस में इसको कंट्रोल करने की प्रणालियाँ होती है जो मोटिवेशनल बिहेवियर को संतृप्त करने का काम करते हैं। उसमें ही अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि अगर अपन किसी एनिमल में इस मोटिवेशनल बिहेवियर या इसकी अवस्थाओं की स्टडी करते हैं तो एनिमल्स में 3 टाइप की उप अवस्थाएं देखने को मिलती है। वो कौन कौन सी थी? सबसे पहले वस्तु को खोजने की अवस्था थी, यानी कि कोई भी शिकारी एनिमल है तो अपने शिकार की खोज में निकलेगा, तो फर्स्ट स्टेप तो ये थी। दूसरा था कि वस्तु की ओर अभिविन्यासित होना या उसे उपभोग करने की क्रिया करना। तो जैसे ही उसको शिकार मिलेगा शिकारी एनिमल को, तो वो शिकार करेगा और फेब के थ्रू उसको खा जाएगा। ठीक है। थर्ड जो स्टेप थी वो ये थी, या जो उपरावस्था थी वो ये थी कि फेज ऑफ क्विसेंस यानी संतृप्ति की अवस्था, यानी कि जैसे ही सेकंड स्टेप में उसमें फेब की प्रोसेस की, उसने उस शिकार को खाया, अपनी भूख को मिटाया, तो वो फिर संतृप्त हो गया क्योंकि उसकी अब भूख मिट चुकी है। तो इसका ही अपन ने एक चार्ट भी बनाया था, उसमें अपन ने शो किया था कि जब हाई मोटिवेशनल लेवल हो जाएगा तो एनिमल द्वारा बिहेवियर सर्च किया जाएगा। तो अपन ने लिखा था सर्चिंग बिहेवियर, एक तरफ था हाई मोटिवेशनल लेवल तो सर्चिंग बिहेवियर, फिर आगे आया था सर्च ऑफ द गोल, फिर उसके आगे अचीवमेंट ऑफ द गोल थ्रोट फैप, यानी फैप के थ्रू उसने अचीव कर लिया है, फैप के थ्रू उसने अपने गोल को अचीव कर लिया है। फिर था फॉल इन मोटिवेशनल लेवल टू मिनिमम, यानी जैसे ही उसने फैप की प्रोसेस की, उसने अपना गोल अचीव किया, तो उसके जो मोटिवेशनल लेवल था वो धीरे धीरे कम हो जाएगा टाइम के अनुसार। फिर उसके बाद आएगी फेज ऑफ क्विसेंस, यानी कि वो संतृप्त हो चुका है, अब उसको भूख नहीं लग रही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो भूख बढ़ती जाएगी। तो अपन ने क्या लिखा था? राइज इन मोटिवेशनल लेवल टू विथ टाइम, राइज इन मोटिवेशनल लेवल विथ टाइम, यानी टाइम के साथ मोटिवेशनल लेवल बढ़ता जाएगा और एक टाइम आएगा कि वो वापस हाई लेवल पे चला जाएगा, फिर वापस वही सर्चिंग बिहेवियर। तो एक चार्ट बना के अपन ने कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन को अच्छे से समझा था और देखा था। ठीक है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि ये जो हाइपोथैलेमस का अपने जिक्र हुआ था, ये जो हाइपोथैलेमस का अपने जिक्र हुआ था वो बिहेवियर को कैसे कंट्रोल करता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस एंड मोटिवेशन, या अपन बोल सकते हैं बिहेवियर मोटिवेशन। ठीक, कि मोटिवेशन को हाइपोथैलेमस कैसे इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो ध्यान से सुनना, आपने सेकेंड ईयर में पढ़े थे, अपने रोज करते रहते हैं कि एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, लेटरल पार्ट, ये पढ़ रहे थे। तो जो हाइपोथैलेमस में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग व्यवहार को, बिहेवियर को कंट्रोल करने के सेंटर होते हैं हाइपोथैलेमस में। तो मैं कहूँ आपको कि हाइपोथैलेमस का एंटीरियर पार्ट यानी कि अग्रभाग, हाइपोथैलेमस के अग्रभाग में या एंटीरियर पार्ट में निद्रा एवं जागरण से संबंधित केंद्र होते हैं। यानी कि हाइपोथैलेमस का जो एंटीरियर पार्ट होता है या जो अग्रभाग होता है उसमें नींद लेने से संबंधित और जागने से संबंधित सेंटर होते हैं, केंद्र होते हैं। ठीक है। ऐसे ही पोस्टीरियर
एंड लेटरल पार्ट। पोस्टीरियर मीन्स पश्च और लेटरल पार्श्व। ये जो हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर और लेटरल जो पार्ट्स होते हैं, इनमें आक्रामकता, कभी कभी हो जाते हैं ना अपन आक्रामक, एकदम से गुस्सा आ गया हो तो आक्रामक रूप दिखाते हैं, मोटी मोटी आंखें गुस्से में, तो वो वाली आक्रामकता। आक्रमण, झगड़ा करते हैं ना आप, झगड़ा मैं भी करता हूं कभी कभी आपसे, है ना, एवं अधीनता। तो क्या क्या है? आक्रामकता, आक्रमण या किसी पे अटैक करना, झगड़ा करना जो अपन करते ही हैं, आप ज्यादा करते हो मेरे से, एवं अधीनता या किसी की अधीनता स्वीकार कर लेना। इन सभी पॉइंट से रिलेटेड बिहेवियर या व्यवहार हाइपोथैलेमस के पोस्टीरियर एवं लेटरल पार्ट में इनके सेंटर होते हैं, जो इस टाइप के बिहेवियर को या मोटिवेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। तो अपन बता सकते हैं कि जो मोटिवेशनल जो बिहेवियर है उसको हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अपन इस चीज को नकार ही नहीं सकते कि हाइपोथैलेमस मोटिवेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करता ही नहीं है, करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि इस हाइपोथैलेमस में अनेकों सेंटर होते हैं, जैसे एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, लेटरल है, इन सभी के पास अलग अलग मोटिवेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करने के सेंटर होते हैं। ठीक है, ये तो था हाइपोथैलेमस एंड मोटिवेशन, जिसमें अपन ने देखा कि मोटिवेशन को कैसे हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें वो है हार्मोन्स, हार्मोन्स एंड मोटिवेशन। यानी हार्मोन्स कैसे मोटिवेशन को, ये मोटिवेशनल बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, उस चीज को भी देखेंगे, क्योंकि इनका भी बहुत बड़ा रोल होता है अपनी बॉडी में। तो ध्यान से सुनना, हार्मोन्स की हेल्प से मैसेजेस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि अपनी बॉडी में मान लो केमिकल मीडियम से कोई मैसेज पहुंचाना होता है, तो अपन बोल सकते हैं कि हार्मोन्स जो होते हैं इनकी सहायता से मैसेज को केमिकल मीडियम के थ्रू बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। तो अपन कह सकते हैं कि अपनी बॉडी में अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है और जो नर्वस सिस्टम होता है, ये दोनों सिस्टम आपस में मिलकर किसी एनिमल में स्पेशल टाइप के या निश्चित प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो ये हार्मोन्स है, जो अपना टॉपिक चल रहा है, वो कंट्रोल कर रहे हैं, अपन बोल रहे हैं कि मोटिवेशनल बिहेवियर को। तो ये हार्मोन्स जो होते हैं इन पर कंट्रोल होता है, एक तो अंतःस्रावी तंत्र का और एक नर्वस सिस्टम का। तो ये दोनों जो सिस्टम है ये आपस में समन्वय रूप से या आपस में मिलकर एनिमल्स के मोटिवेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं, जिसके कारण वह एनिमल एक निश्चित टाइप का बिहेवियर शो करता है। अतः अपन कह सकते हैं कि हार्मोन्स भी जो है वो मोटिवेशनल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं और निश्चित प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करवाते हैं। क्लियर है? तो ये दो पॉइंट्स थे अपने छोटे छोटे से, जो कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन के रह गए थे। ठीक है, जो आज अपनी इस क्लास में क्लियर है। कोई इसमें बड़ी वाली बात तो है नहीं, पहले से ये चीज अपन पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अपनी कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, इससे पहले वाली कौन सी थी? कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन। लेकिन आज है अपनी कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। लर्न कर रहे हैं अपन, सीख रहे हैं हर दिन कुछ ना कुछ नया। तो अपनी आज की जो पॉइंट भी रहेगा
हिंदी में बोलते हैं इसे अधिगम। अधिगम की अवधारणा, अवधारणा इसे अपन बोलेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, हिंदी में तो मान लो फिर भी समझ में नहीं है क्योंकि अपन आजकल ज़्यादा अंग्रेज बनते जा रहे हैं, तो इंग्लिश का देख लो लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना, सीखने की कॉन्सेप्ट। तो अपन डायरेक्टली बता सकते हैं कि एनिमल्स में या मैमल्स जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ नॉलेज, बिहेवियर से रिलेटेड नॉलेज अर्जित करते ही रहते हैं। तो जैसे आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा था सेकेंड ईयर में कि जो अर्जित की जाती है इम्यूनिटी उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, और जो जन्मजात होती है उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। तो सेम वही अपन फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ाते हैं। तो ध्यान से सुनना, थॉरपे नामक एक साइंटिस्ट थे, थॉरपे। इन्होंने सर्वप्रथम ये बताया कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने एक्सपीरियंस के अनुरूप या एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एनिमल्स में जो सूटेबल, उनके बिहेवियर में जो सूटेबल चेंजेस का ज्ञान होता है, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग थॉरपे ने ये कहा कि एनिमल्स अपने एक्सपीरियंस के अनुरूप अपने बिहेवियर में सूटेबल चेंजेस, सूटेबल मीन्स अनुरूप यानी अनुकूल, सूटेबल चेंजेस का ज्ञान अर्जित करते हैं, उसे ही लर्निंग कहते हैं। यानी कि एनिमल है वो अपना जीवन जी रहा है, तो उस जीवन काल में हर दिन कुछ ना कुछ सीखता है अपने बिहेवियर के बारे में कि मेरे को कैसे जीना है, क्या करना है। तो उस बिहेवियर का ज्ञान अर्जित करना ही, नॉलेज अर्जित करना ही क्या कहलाएगा? लर्निंग कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ बिहेवियर सीखते ही रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो उससे अपन बोलेंगे एक्वायर्ड बिहेवियर, ये एक्वायर्ड लर्निंग, एक्वायर्ड बिहेवियर। एक्वायर्ड बिहेवियर, इसे अपन बोल सकते हैं लर्न्ड बिहेवियर। लर्न्ड बिहेवियर यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी एनिमल है, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, वो अपने जीवन काल में जैसे जैसे अपना जीवन जिएगा तो एक्सपीरियंस होगा उसको हर चीज़ का। जैसे मैंने इस शिकार को ऐसे पकड़ा है तो आगे भी मेरे को ऐसे पकड़ना है, या इससे भी बेस्ट तरीके से पकड़ना है, तो उसको एक्सपीरियंस हुआ वो व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए। तो उसका जो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो व्यवहार का ज्ञान उसने अर्जित किया है, उससे ही अपन क्या बोलेंगे? अधिगम या लर्निंग। अब इसी पे अपन कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल है अपने जीवन काल में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, उसे अपन बोल सकते हैं एक्वायर्ड बिहेवियर, इसे अपन बोल सकते हैं लर्न्ड बिहेवियर। ठीक है। अब कोई भी एनिमल है वो कंटिन्यू अपने जीवन काल में लाभदायक तथ्य सीखता रहता है। जिससे कि मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मेरे को पता चल जाता है कि मैंने यहाँ पे गलती की है, तो मैं नेक्स्ट क्लास में वो गलती नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि उस टाइम मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि यहाँ पे मेरे को ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, आगे इस जो मिस्टेक है इसका मैं सुधार करूँगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल है वो अपने जीवन काल में एक्सपीरियंस के अनुरूप कुछ न कुछ लाभदायक तथ्य सीखता रहता है और अपनी पुरानी परिस्थितियों की अपेक्षा अधिक विश्वास से अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि जो गलतियां उसने पहले कर दी है, जो एक्सपीरियंस किया है उसने गलतियों का, अब वो वापस रिपीट नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि मेरे को कैसे जीना है, उसने लर्न किया है। अब
उस बिहेवियर को सीखा है कि मेरे को कैसे व्यवहार प्रदर्शित करना है, मेरा आपके प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, आपके प्रति मेरा कैसा होना चाहिए। अपन आमने सामने बैठेंगे, बात करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तभी तो ये चीज़ अपन को पता चलेगी कि सर का स्वभाव कैसा है, तो सर के सामने पेश कैसे आना है। ठीक है, और मेरे को आपका सामने बैठूंगा, बात करूंगा, तो ही पता चलेगा कि आपका स्वभाव कैसा है, आपका चाल चलन कैसा है, कितना आप पढ़ाई में वीक हो, स्ट्रोंग हो। तो उसी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपन सीखते चलते हैं, तो अपन उसे बोलेंगे लर्नड बिहेवियर। ठीक है, ये तो अपन ने नॉर्मल एग्जाम्पल लिए हैं आपके और मेरे, जो अपन ने चलते रहते हैं। लेकिन जो थॉरपे ने इसका बेस्ट एग्जाम्पल बताया है वो सबसे मेन है इसमें, क्योंकि वही आपको मेन एग्जाम में भी लिखना है। बाकी आपको याद नहीं आए तो आप खुद का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। लेकिन लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल टापुओं पर रहने वाले, टापू देखे हैं सभी ने, रियल में तो नहीं देखे होंगे, मूवी में देखे होंगे। टापुओं पर रहने वाले जिन्हें बोलते हैं आइसलैंड डेविलर्स, जापानीज मकाक, जापानीज मकाक। बंदर का नाम है, मकाक का रिसर्च सुना है ना नाम उसका, वही है ये जापानीज मकाक। यानी कि लर्निंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है टापुओं पर रहने वाले मकाक रिसर्च या मकाक वानर बंदर, उनमें ये देखने को मिला है लर्निंग का। अब क्या देखा साइंटिस्ट ने, ध्यान से सुनना, कि कुछ चाइल्ड वानर जो थे या चाइल्ड मकाक जो बंदर थे, मंकी थे, उनमें से किसी एक ने शक्करकंद नाम सुना होगा, शक्करकंद जिसे अपन बोलते हैं स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटोज, उसको एक हाथ से उठाया। जैसे ये स्वीट पोटैटो है, इसको मैंने एक हाथ से उठाया और इसको समुद्र के किनारे पर ले गया। अब टापू है तो टापू तो समुद्र के बीचों बीच रहेगा, चारों तरफ पानी पानी रहेगा। तो उस बच्चे ने क्या किया, एक हाथ से तो स्वीट पोटैटो या शकरकंद को उठाया, उसको किनारे पे ले गया, क्योंकि उस पर मिट्टी लगी हुई थी, शकरकंद मिट्टी में होती है, तो चारों तरफ वो मिट्टी से सना हुआ था शकरकंद। तो उसने उसको एक हाथ से उठाया शकरकंद को और किनारे पे ले गया और उसको पानी में डुबोया। पानी में डुबो के उसने दूसरे हाथ से उसको मलना स्टार्ट किया। तो उसने देखा कि जो शकरकंद था उसकी जो मिट्टी लगी हुई थी चारों तरफ, वो हट रही है और वो शकरकंद एकदम साफ सा हो गया। तो उसने उस शकरकंद को ऐसे साफ करके बड़े चाव से खाया, उसको बड़ा मजा आया। आता ना बड़ा मजा, उसको बड़ा मजा आया। ऐसा करते हुए उसके अन्य दोस्त जो वानर थे रिसर्च मंकी मकाक, वो भी उसको देख रहे थे, नोट कर रहे थे किसने क्या किया। तो उन्होंने भी सीखा, उसको देख के लर्न किया कि अगर अपन इस स्वीट पोटैटो को उठाएं, एक हाथ से पकड़े, समुद्र में ले जाके डुबाए और दूसरे हाथ से इसे मल के धोएं, तो इसकी मिट्टी जो लगी हुई है हट जाएगी और खाने में ये टेस्ट लगेगा। तो कुछ ही टाइम बाद लगभग 90% जो वानर थे उन्होंने ऐसे जो टेक्निक थी शकरकंद को धो के खाने की, वो सीख ली, लर्न कर ली, उसको अधिगमित हो गए वो। ठीक है, तो ये तो हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। अब कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसी टापू पर एक बच्चे ने, बंदर के बच्चे यानी मकाक रिसर्च ने क्या किया कि अनाज के दानों को, अनाज के दाने क्या होते हैं, जैसे शकरकंद के जैसे तो इकट्ठे होंगे नहीं, बिखरे हुए होंगे छोटे छोटे दाने। तो उस वानर ने, बच्चे ने क्या किया कि उस दानों को अपने हाथों से समेटा, हाथों से समेट के उसको समुद्र के किनारे पे ले गया और उनको पानी में किनारे पे ऊपर छोड़ दिया। तो मिट्टी क्या है, अब अनाज पे मिट्टी लगी हुई है, हाथ से ऐसे इकट्ठा करेगा तो मिट्टी भी आएगी साथ में। तो जैसे ही उसने समुद्र के पानी के किनारे पे उसको डाला अनाज को, तो मिट्टी तो पेंदे में बैठ गई और अनाज ऊपर तैरने लगा। ऐसा ही होता है, अपन एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, जो अपना गेहूं है जो भी है वो ऊपर तैरने लगेगा और जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाएगी। तो उस बच्चे ने क्या किया,
अपने दोनों हाथों से उस अनाज को वापस समेटा पानी की सतह के ऊपर से, उसको समेट के और बड़े चाव से खाया। यानी कि उसने जो एक्सपेरिमेंट किया कि अगर मैं अनाज को ऐसे समेटूं मिट्टी से और उसको ले जाके पानी में डाल दूं तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो ये जो अनाज है ये मेरा साफ सुथरा हो जाएगा और खाने में मेरे को दिक्कत नहीं आएगी और टेस्टी भी लगेगा। तो यही चीज़ उसके ग्रुप के अन्य जो मंकी मकाक रिसर्च थे, जापानीज मकाक, उन्होंने भी ये चीज़ देख ली, क्योंकि बहुत ग्रुप में होते हैं ये। तो कुछ ही समय बाद ये जो नायाब तरीका था अनाज को धोकर खाने का, कुछ ही समय बाद लगभग ग्रुप के सभी 90% मकाक बंदरों में फैल गया और उन्होंने भी धान को और शकरकंद को हाथों से पानी में धोकर खाने की तरकीब सीख ली, उन्होंने भी लर्न कर ली। तो अपन इन दोनों एग्जाम्पल से ये कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल है वो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अपने जीवन काल में कुछ न कुछ बिहेवियर के बारे में या अपने सूटेबल जो चेंजेस होते हैं खुद में, उनका जो ज्ञान अर्जित करता है वो अपने जीवन काल में, उसको अपन लर्निंग कहते हैं। सूटेबल चेंजेस का मतलब है कि उसको पसंद आएगा तो ही वो आगे दोहराएगा, नहीं क्यों करेगा। अब मैं आपको कहूँ कि आप दिन में 5 घंटे पढ़ो, तो आपके ये सूटेबल है ही नहीं, क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाहते तो कैसे पढ़ोगे? ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा पढ़ लोगे, 1 घंटे पढ़ लोगे। तो सूटेबल चेंजेस का जो ज्ञान है उसको अपन क्या बोलेंगे? लर्निंग या अधिगम। तो ये जो कॉन्सेप्ट थी आज अपने कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, वो क्लियर है। वैसे तो कोई बड़ी वाली बात नहीं है इसमें, तो वो तो है नहीं कि अपने न्यूमेरिकल डाटा चल रहे हैं, वो आएंगे, इसी में आएंगे। जो आपकी यूनिट नंबर 3 है बायोस्टैटिक्स, जैव सांख्यिकी, उसमें अपन एक प्रकार से मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे। लेकिन जो इजी अपने यूनिट्स थी, यूनिट 1 बहुत इजी आई, अपन क्लियर है। यूनिट 2 जो हाफ हो चुकी है, जिसमें अपनी कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, अपने व्यवहार के बारे में बताने वाली कॉन्सेप्ट है। तो मेरा तो कुल मिला के यही है कि अपन जीवन जी रहे हैं, तो अपने जीवन में अपन भी कुछ हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं, तो कुछ नया सीखेंगे, अपने गलतियों से ही नया सीखेंगे। गलतियाँ करेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से? तो गलतियाँ करो लेकिन उनसे सीखो, कि यही सीखना है कि वो गलती दोबारा नहीं करनी है, उसको सुधारना है। तो वही क्या हो जाएगा? अपना कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग हो जाएगा कि अपन ने सीख लिया है, कुछ नया सीखा है, अच्छा सीखा है, तो अपन दूसरों को भी सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे? कोई मान लो कि दूसरों को सिखाएंगे भी नहीं, दूसरा अपन से देख के अपने आप सीख लेगा कि हाँ ये बंदा या ये बंदी बहुत अच्छा काम कर रही है, क्यों ना मैं भी ऐसा करूं। तो मेरा तो कहना यही है, अच्छा सीखो, अच्छा सिखाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।